साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। आज हम आपको 50 प्रश्न हल करवाएंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के। वर्ग 2 चयन परीक्षा में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे उसको लेकर के अब हम रेगुलर प्रतिदिन एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ये प्रश्न आपको वर्ग 2 हिंदी साहित्य चयन परीक्षा के अलावा जो है किसी भी स्टेट की आप यदि स्टेट परीक्षा दे रहे हैं, टीजीटी की हो या पीजीटी की हो, इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश की सेट परीक्षा और नेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के जो हमारे प्रश्न है वह हिंदी भाषा और उसके विकास को लेकर के हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और शुरू करते हैं आज की प्रश्न सीरीज। साथियों हम प्रश्नों को फटाफट स्पीड से पढ़ेंगे ताकि 50 प्रश्न हमारे 25 मिनट में कंप्लीट हो सकें। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट उत्तर है वह है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट उत्तर है वह है ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा जो है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा है? तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है मध्य भारतीय आर्य काल की भाषा है। अगला प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? हमको बताना है अपभ्रंश भाषा का काल क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अपभ्रंश भाषा का जो काल है वह 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति जो मानी जाती है वह शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो जो अपभ्रंश के लिए नाम प्रयुक्त नहीं होता है वह है डिंगल। बाकी तीनों नाम अपभ्रंश के लिए प्रयोग होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? हमको बताना है कि कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है, जबकि संस्कृत जो है संयोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर से कब से माना जाता है? तो जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का प्रारंभ जो मोटे तौर पर माना जाता है वह माना जाता है 1000 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप, विभक्ति और वचन बनते हैं? हमको बताना है संस्कृत में जो किसी शब्द के कुल कितने रूप, विभक्ति और वचन बनते हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 8 विभक्ति बनती हैं संस्कृत में। 8 विभक्ति के अलावा 3 वचन बनते हैं, तो कुल मिलाकर के टोटल 24 रूप बन जाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो हिंदी में किसी शब्द के मूलतः 2 ही रूप बनते हैं, एक वचन और बहुवचन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, संदेश राशक के रचयिता कौन है? हमको बताना है संदेश राशक के रचयिता कौन है। तो जो अब्दुल रहमान है वह संदेश राशक के रचयिता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? हमको बताना है अपभ्रंश के जो प्रमुख कवि हैं धनपाल, उनकी रचना है ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है, भविष्ययत् कहा। इसको आप अच्छे से याद कर लें, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना जो है भविष्ययत् कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? हमको बताना है हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है, सरहपा। सरहपा को जो है राहुल सांकृत्यायन हिंदी का जो है प्रथम कवि मानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? हमको बताना है शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट उत्तर है वह है हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? हमको बताना है पाहुड़ दोहा किसकी कृति है। तो जो पाहुड़ दोहा है वह राम सिंह की कृति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? हमको बताना है कौन से कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है। तो जो सरहपा है इनकी गणना 84 सिद्धों में होती है। साथियों सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी गई है, तो 84 सिद्धों में एक सिद्ध जो है वह सरहपा भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? हमको बताना है इनमें से कौन सिद्ध नहीं है। तो जो देवसेन है वह इसमें सिद्ध नहीं है। लुइपा, सरहपा और गोरक्षपा जो है सिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा प्राचीनतम है? हमको बताना है कौन सी भाषा प्राचीनतम है। इस प्रश्न का उत्तर तो जो सबको पता है सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। जो भाषा का क्रम है संस्कृत के बाद आती है पाली, पाली के बाद आती है प्राकृत, प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश, उसी को बोलते हैं अवहट्ट, और उसके बाद आती है हिंदी। तो सबसे प्राचीनतम भाषा जो होगी वह है हमारी संस्कृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? हमको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो है वह खड़ी बोली है। अवधी, मगही और मालवी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? तो जो सरकारी कामकाज की भाषा है उसको राजभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? जो है हिंदी के वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से जो बांटा गया है वह 8 नाम से बांटा गया है। हिंदी में जो वाक्य होते हैं वाक्य को 2 तरीके से लिखते हैं, जो है एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वह 8 होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कितने वाच्य हैं? तो साथियों इसका राइट उत्तर है हिंदी भाषा में 3 वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य और भाववाच्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है? राम ने कहा मैं कल जाऊंगा रचना की दृष्टि से यह वाक्य जो है मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है साथियों? यह मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। साथियों इस तरीके के आप प्रतिदिन एक वीडियो देखना चाहते हैं 50 प्रश्न सीरीज का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। शिक्षक भर्ती संबंधी समस्त अपडेट और हिंदी साहित्य की पूरी तैयारी आपको निःशुल्क कराई जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई वाक्य में वाच्य है। हमको बताना है कि पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर जो पुस्तक शब्द है और यहाँ पर जो क्रिया शब्द है पढ़ी गई, दोनों शब्द जो है यहाँ पर जो क्रिया आई है वो ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के हिसाब से आई है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। यदि यहाँ पर क्रिया कर्ता के हिसाब से आती तो कर्तरीवाच्य होता। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वाक्य के कितने गुण होते हैं? साथियों वाक्य के या पद्य के 3 गुण होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में शब्द के जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार होते हैं। बहुत सारे लोगों को एकदम से अटपटा लगा होगा सुन करके कि हिंदी में शब्द के 2 कौन से प्रकार होते हैं। तो एक शब्द होता है विकारी शब्द और एक शब्द होता है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी 2 तरीके के शब्द होते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत वे सारे शब्द आते हैं जो कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन के हिसाब से बदल जाते हैं, और अविकारी शब्द में वे शब्द आते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बदलते, हमेशा रहते हैं, चाहे कर्ता बदले या क्रिया बदले। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? तो साथियों हिंदी भाषा बोलने वालों की जो अनुमानित संख्या है वह 70 करोड़ के आसपास है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है
हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो साथियों हिंदी के अंतर्गत जो कुल बोलियां हैं, हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। जो हमारी 5 उपबोलियां हैं उसी में जो है 18 उपबोलियां आती हैं। इसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। तो अभी हम केवल रैपिड फायर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक पर हम डिस्क्रिप्टिव वीडियो सीरीज अलग से लेके आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? हमको बताना है कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी ये जो है पूर्वी हिंदी में आती हैं, पश्चिमी हिंदी में नहीं आती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? तो जो अवधी है, अवधी भाषा हमारी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों इसके पहले जो मैंने बताया है कि पूर्वी हिंदी में, यहाँ पर मैंने बता दिया था मगही पूर्वी हिंदी में नहीं आती है। मगही जो आती है, जो मगही है वह बिहारी हिंदी में आती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी जो बिहारी हिंदी है उसके अंतर्गत आती है। तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया। आपको लिए जो मैंने बताया था इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो है मगही नहीं है। बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, ब्रज और कन्नौजी आती है पश्चिमी हिंदी में। मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है बिहारी हिंदी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? तो जो अवधी भाषा है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? हमको बताना है कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। तो जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है, मारवाड़ी बोली जो है बिहारी की नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? हमको बताना है लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवधी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं लखनऊ और बाराबंकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? जो बघेली भाषा है या बघेली बोली है क्या माना जा सकता है? तो जो ऑप्शन नंबर ए, रीवा इस प्रश्न का राइट उत्तर है। बघेली बोली के जो केंद्र है वह रीवा को माना जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? तो जो इटावा है, इटावा ब्रज भाषा की नगर की बोली नहीं है। बाकी सब ब्रज भाषा की नगर की बोली है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? हमको बताना है कि इंदौर और उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है। जो इंदौर और उज्जैन है इनकी बोली को जो नाम दिया गया है वह नाम दिया गया है मालवी। इंदौर जो है और उज्जैन है यह मालवी भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? जो नैनीताल है, नैनीताल के आसपास बोले जाने वाली बोली का नाम है कुमाऊनी। कुमाऊनी जो है नैनीताल के आसपास बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं मानी गई हैं? तो हिंदी के अंतर्गत 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां मानी गई हैं। साथियों इस प्रश्न में थोड़ा सा हमें डाउट समझ में आ रहा है। एक बार इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, हिंदी के अंतर्गत जो है 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं। ये हमने पढ़ा है। एक बार मैं आपको इसको चेक करके बता देता हूँ। वैसे इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही है। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं मानी गई हैं एवं बोलियां, तो जो है 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, कन्नौजी का क्षेत्र फर्रुखाबाद इटावा है, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का राइट उत्तर है ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली नहीं है, जबकि बाकी सब है। ब्रजभाषा में मुख्य तौर पर खड़ी बोली ही बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है,
इनमें से असत्य कथन छांटिए। हमको इसमें से असत्य कथन बताना है कि छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, बुंदेली का क्षेत्र झांसी और ललितपुर है। साथियों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर होगा, क्योंकि विद्यापति जो है वह भोजपुरी के नहीं बल्कि मैथिली के कवि हैं। विद्यापति को इसलिए मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता है। हमको बताना है कौन सा जिला ब्रजभाषा के क्षेत्र में नहीं आता है। तो जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद ब्रजभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अलीगढ़, मथुरा और भरतपुर ये ब्रजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारा अब आज का अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है मानक हिंदी का जो मूल आधार है, इसी से हमारी खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है, या मूल हिंदी का विकास, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से असत्य युग्म अलग कीजिए। हमको बताना है कौन सा असत्य है। मैथिल, विद्यापति, तुलसी, अवधी, बिहारी ब्रजभाषा, केशव खड़ी बोली। तो जो है हमारा राइट उत्तर है बिहारी ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। बिहारी जो है ब्रजभाषा की कवि नहीं है, बाकी सब सही है। साथियों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिहारी ब्रजभाषा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथियों ये हमको अटपटा जरूर लग रहा था, हमने अपनी आंसर शीट में इसको चेक किया है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है। हमको बताना है सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसको जो है संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है, वह भाषा कहलाती है राजभाषा। राजभाषा को ही सरकारी कामकाज की भाषा कहते हैं। आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी को जो है सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है। साथियों किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा है वह कहलाती है राष्ट्रभाषा। जहाँ पर बहुत अधिक लोग बोलते हैं, जिस भाषा की संख्या ज़्यादा होती है, तो उसको उस देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 343(1) के अंतर्गत जो है संविधान के अंतर्गत 343 के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया है आर्टिकल 343(1) के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों सबको पता है जो हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। तो जो है खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है। तो हमको बताना है कि अपभ्रंश भाषा में रामचरित्र कौन सा है। तो अपभ्रंश भाषा में जो लिखा गया है वह पौमचर्यू है। पौमचर्यू जो ग्रंथ है वह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, और अपभ्रंश की रामायण भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारे आज के अंतिम प्रश्न की तरफ कि अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, इसका हमको उत्तर बताना है। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषा से। साथियों आपको पता होगा सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद आती है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद आती है पाली भाषा, पाली के बाद आती है प्राकृत भाषा, और प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी। और हिंदी में भी दो तरीके की हिंदी, पुरानी हिंदी और इसके बाद आती है खड़ी बोली हिंदी। तो इस तरीके से भाषा का विकास का क्रम है।
तो हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए, कम समय में ज़्यादा प्रश्न कंप्लीट किए। ऐसे हम प्रतिदिन 50 प्रश्नों की सीरीज लगाएंगे। शाम को आपको एक वीडियो और जो है हिंदी साहित्य के पुराने पेपर का हल्का मिलेगा। तो यदि आप ऐसे ही हिंदी साहित्य की तैयारी रेगुलर चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।